सुप्रभात बच्चों। पाठ आपका आरोहण और वो पाठ पूरा हो चुका है। अब उस पाठ में जो प्रश्नोत्तर हैं थोड़ा सा उन पे हम विवेचना कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और विवेचना में मैं आपको केवल प्रश्नों की विवेचना करके छोड़ देता हूं, बाकी आपको डिटेल में आदर्श उत्तर लेखन अपने आप करने हैं। पाठ पूरा पढ़ लोगे तभी आपको ये डिटेल समझ में आएगी, ये विवेचना समझ में आएगी। तो एक बार आप अपने आप इस पाठ को देख लेना। तो पहला जो प्रश्न है इसमें प्रश्नोत्तर में पहला जो प्रश्न आता है वो है, यूं तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं न कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी थी। तो आप भी परदेश जाते हैं, आप भी दूसरी जगह पर जाते हैं, अपने घर वालों को छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसमें एक सहमति होती है। घर वाले खुद चाहते हैं कि आप पढ़ने के लिए कहीं चले जाएं, कोई डिग्री डिप्लोमा करने के लिए कहीं चले जाएं, यानी उसमें क्या होता है, घर वालों की मर्जी होती है। तो जब हम घर वालों की मर्जी से कहीं बाहर जाते हैं और उसके बाद में वापस लौटते हैं तो हमें किसी तरह की झिझक नहीं होती या ना होनी चाहिए। किंतु यहाँ रूप सिंह को झिझक होने का कारण क्या था कि वो बिना बताए घर से भाग गया था। बिना बताए घर से भाग गया था तो घर वालों ने ढूंढा भी होगा, घर वाले परेशान भी हुए होंगे। और जवान लड़का जब घर से निकल गया, बिना बताए निकल गया, तो हर परिवार को उसकी चिंता सताती है। तो जब 11 साल का समय कुछ कम समय नहीं होता, बहुत लंबा टाइम होता है। 11 साल बाद जब उसकी वापसी अपने गांव में हो रही है तो उसको बड़ी झिझक, बड़ी शर्म महसूस होती है कि क्योंकि उस समय क्या था, वो बालमन था, बच्चे का मन था और बच्चे इस तरह के काम कर देते हैं, इस तरह की जो निर्णय है वो ले लेते हैं, वो सोचते समझते नहीं है। उस समय उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन जिस समय वो आ रहा है उस समय वो एक मैच्योर है और उसको अब ये चीज़ महसूस होने लगती है कि मैंने जो किया था वो गलत था। बचपन में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, जब बड़ा होकर हमें एहसास होने लगता है कि मैंने जो यह किया था वो गलत किया था, ठीक नहीं किया था, इसकी वजह से मेरे घर वालों को कष्ट हुआ होगा। तो यहाँ जब वो आ रहा है वापस तो उसको इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि मेरी वजह से घर वाले कितने परेशान हुए होंगे। और चलो अगर मैं चला भी गया था तो मुझको 1-2 साल बाद तो कम से कम आ जाना चाहिए था, जिससे घर वालों को थोड़ा सहारा सा मिलता, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। अब 11 साल के बाद मैं आ रहा हूँ तो लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, घर वाले मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, या मुझे घर वाले अपनाने से इनकार करेंगे या अपना लेंगे। तो इस तरह के मन में उसके प्रश्न आ रहे थे, इसलिए वो रास्ते में उस चीज़ को लेकर के झिझक रहा था। तो ये पहले प्रश्न की विवेचना हो जाती है। प्रश्न संख्या 2 इसमें आती है, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकार के बारे में लिखिए। तो जब बच्चों आपने सोशल साइंस में ज्योग्राफी पोर्शन में पढ़ा होगा कि चट्टान के प्रकार जो सेल होती हैं उनके आपने टाइप्स पढ़े होंगे, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेल आपने पढ़ी होंगी। तो आग्नेय सेल कौन सी होती हैं और अवसादी सेल कौन सी होती हैं, रूपांतरित सेल कौन सी हैं, यानी रॉक और जो मेटामॉर्फिक है और जो इग्नियस है, तो वह आपने पढ़ी है इस पाठ में भी। तो उनके बारे में आपको लिखना है। तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, जैसा कि आपने सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में पढ़ा हो, ज्योग्राफी में पढ़ा हो, उस पूर्व ज्ञान को आप जोड़ते हुए भी इस पाठ में से जो कुछ है, इसमें तो केवल टाइप्स के बारे में बताया गया है, लेकिन वो बनती कैसे है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और आप जो टाइप्स हैं उनको ज्योग्राफी की अपनी सोशल साइंस की किताब में भी आप उसको देख सकते हैं। आपके पास बुक नहीं है तो अभी आप नेट पे भी सर्च करके उसके बारे में लिख सकते हैं। तो जो चट्टान होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। हिंदी में मैंने आपको बताया है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इग्नियस, और जो एक होती है मेटामॉर्फिक होती है। तो ये चीज़ आप पाठ में देखेंगे। थोड़ा मैं आपको उस पाठ के उस जगह लेके चलता हूँ। तो इस प्रश्न से संबंधित जो कंटेंट आया है इस पाठ में पृष्ठ संख्या 17 पे आया है। पेज नंबर नोट कर लेंगे बच्चे, पेज नंबर 17 ये है। और इसमें आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ मैं आपको कर्सर को लेके चल रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि पत्थर की जाति के बारे में बताया गया कि इग्नियस, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक और सैंडस्टोन या सिलिका। तो यहाँ आपको चट्टान के बारे में, जो हम पहाड़ पे चट्टान देखते हैं, पत्थर देखते हैं, उनके टाइप्स बताए गए हैं। तो इन टाइप्स के बारे में आप पूरा डिटेल में एक एक करके अपने नेट सर्च या अपनी ज्योग्राफी की बुक से आप देख सकते हैं और उसके बारे में आप लिखना, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 2 आपका हो जाता है। और इसमें जो प्रसंग है इस पाठ में वो क्या है, वो ये है कि उनके बारे में, उनके बीच में, किसके,
शेखर और रूप सिंह के बीच में पहाड़ों को लेकर के और पहाड़ पर चढ़ने को लेकर के कुछ बातचीत चल रही है, उस दौरान ये टॉपिक आ गया था। तो उस टॉपिक के संदर्भ में हमें ये जानकारी मिलती है। अब प्रश्न संख्या 3 है, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था। जब महीप से उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते थे शेखर और वो, तो वो उसको इग्नोर करता था, उनके क्वेश्चन को इग्नोर करता था। उसका कारण क्या था? एक तो आप उस ट्विस्ट को भी ध्यान रखेंगे, क्या वजह थी, क्योंकि अब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया, अब आप इसको डिटेल से बोल सकते हैं। तो पहली तो बात यह कि माही गांव में जाने में उसकी रुचि ही नहीं थी, वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि घोड़ों को फिर चारा कहाँ से खिलाएगा, अपने लिए रोटी का इंतजाम कहाँ से करेगा, इसलिए चाय वाले के कहने पर वो माही के लिए हामी भर देता और उनको लेकर के, अपने कस्टमर जो उनके क्लाइंट हैं उनको लेकर के वो शेखर और रूप सिंह को वहाँ पे जाता है। तो बीच बीच में वो जब बातें करते हैं तो उनका बातें करना महीप को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जिस बीच में भूप सिंह का जिक्र कर देते हैं तो महीप को ये मालूम नहीं था अभी तक कि मामला क्या है। महीप के सामने उन्होंने शैला का भी जिक्र किया, तो वो चीज़ें जब वो कह रहे थे तो वो उनकी तरफ देखता था, तो उनको वो चीज़ें ठीक नहीं लगती थी। जब महीप से उसके बारे में पूछा जा रहा था तो वो नहीं चाहता था कि वह अपना भेद खोल दे, क्योंकि महीप के जीवन से जुड़े हुए दोनों जो पात्र थे उनका जिक्र उन्होंने कर लिया था, भूप सिंह का और शैला का, इसलिए वो उन बातों में टाल मटोल करना चाहता था। दूसरी बात क्या थी कि उसको लग रहा था कि अगर वो समय पर वहाँ 15 किलोमीटर की दूरी तय करके नहीं पहुँचेगा तो वापस आने में उसको अंधेरा हो सकता है, उसको वापस उसी स्थान पे आना था। उसको वहाँ रुकने के लिए भी कहा गया कि भाई तुम यहाँ रुक सकते हो महीप, यहाँ मेरा घर है, तब भी वो मना कर देता है और अपना जो उसका मेहनताना था उसको लेकर के वहाँ से चल देता है। तो महीप का टालने की यही वजह आप कह सकते हो कि एक तो जो जिस प्रसंग को उन्होंने छेड़ा था वो प्रसंग उसके जीवन से जुड़े हुए थे और वह अपने पिता के बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता था। अपने पिता के प्रति उसके मन में कुछ नफरत के भाव थे। जब शैला का जिक्र आया तो हो सकता है कि वो उस समय भावुक हो गया हो, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो शैला का ही बेटा है। और जब वहाँ जिक्र होता था कि आप अपने बारे में बताएं तो वो ये कह के टाल देता था कि आप बातें मत करो ज़्यादा, मेरे साथ इतना समय नहीं मेरे पास में कि मैं आपको आपकी बातों का जवाब दूं, सवाल पूछना बंद करो। तो इस तरह से वो उसको इग्नोर कर देता था। कारण दूसरा मैंने आपको बताया कि उसको वापस उस जगह पे आना था, उसको रात को वहाँ पे टिकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसको वापस भी अपनी जगह वापस आना था, इसलिए वो बार बार सवाल पूछे जाने पर उनको टाल रहा था। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चों बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा। तो बूढ़ा त्रिलोक सिंह कहाँ का है? गांव का है, और माही गांव बिल्कुल इंटीरियर में है, पहाड़ी इलाके की तलहटी में है। तो वहाँ उन लोगों को इस बात का यकीन नहीं होता कि ऐसा भी सरकार कर रही होगी कि पहाड़ पे चढ़ने वालों को नौकरी दे रही होगी, और केवल क्या नौकरी कि पहाड़ पे चढ़ो, इसकी भी सरकारी नौकरी होती है, कि उनको यकीन नहीं आता इस बात का। अपने जीवन में उन्होंने कभी इस तरह की बात सुनी ही नहीं थी कि पहाड़ पे चढ़ना भी एक ऐसा काम है जिसके बदले में पैसे मिल सकते हैं, सरकारी पैसा मिल सकता है। तो उनको इस बात पे विश्वास नहीं था। जब उनको रूप सिंह ने बताया कि मैं इस तरह से वहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, माउंटेन क्लाइंबिंग जो इंस्टीट्यूट है उसमें मैं नौकरी करता हूँ और वहाँ पहाड़ पे चढ़ने के लिए ही मुझे चुना गया है, तो बूढ़े त्रिलोक सिंह को इस बात का यकीन नहीं होता। इसलिए उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि सरकार पागल तो नहीं हो गई है, खामखा पहाड़ पे चढ़ने के भी पैसे दे रही है, ये भी कुछ काम है क्या। तो इस तरह इस विचार को आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न है, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था। तो भूप सिंह अब उनको लेके जा रहा था हिमांग पर्वत पे, माही में वो आके रुक गए थे। उनका ये अब तक का ये था कि शायद उनको माही में ही अपना रुकना पड़ेगा, माही उनका डेस्टिनेशन है। लेकिन जब जाने के बाद पता लगता है कि रूप सिंह ने तो अपना जो घर है वो पहाड़ पे बना लिया है, ऊपर हिमांग पहाड़ पे बना लिया, वो यहाँ माही में नहीं रहता। तो एक हिसाब से क्या था, उनका मनोबल टूट चुका था कि अब घोड़ा क्योंकि वापस आ गया था, घोड़ा वहां से उनको छोड़ के चला गया था, तो मनोबल टूट गया था कि अब इतनी खड़ी चढ़ाई वो कैसे चढ़ेंगे। तो काफ़ी समय से वो घर से दूर था, इसलिए उसको पहाड़ों पर चढ़ने का जो अनुभव था उस सरीखा नहीं था जैसा कि आदमी को होना चाहिए। अब तक पहाड़ों पर चढ़ने का जो उसका अनुभव था वो केवल एक प्रोफेशनल के हिसाब से उसने अब तक चढ़ना सीखा था या उसको अभ्यास था। एक उस इलाके का एक लोकल स्थानीय निवासी किस तरह से बिना किसी
सहायता के चढ़ सकता है, इसका तजुर्बा उसको नहीं था। और 11 साल का लंबा अंतराल होता है बच्चों, तो 11 साल में आदमी ने जो कुछ सीखा है वो भी भूल जाता है। इसलिए शहर में रहने के कारण उसकी जो आदत हो गई थी वो आराम पसंद आदत का हो गया था, और इसको केवल प्रोफेशनल के रूप में ही लेता था, क्यों बार बार पहाड़ी पे चढ़ना। लेकिन यहाँ जो थे रहने वाले, उनको तो चढ़ना पड़ता था, उनकी तो मजबूरी थी। इसलिए रूप सिंह से तो पहाड़ पे चढ़ा नहीं गया, वो तो हाँफने लगा, और भूप सिंह फटाफट चढ़ता चला गया, जबकि भूप सिंह की उम्र उससे ज़्यादा थी। तो ज़्यादा उम्र का होने के बावजूद भी उसके लिए पहाड़ पे चढ़ना बड़ा आसान था, और कम उम्र का होने के बावजूद, जवान होने के बावजूद, अभ्यास की कमी के कारण रूप सिंह के लिए पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल था। इसलिए भूप सिंह के सामने वह बौना पड़ गया। बौना पड़ने का मतलब क्या है कि वो कम अनुभवी था। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। तो जब पहाड़ का स्खलन हो गया था, पहाड़ टूट के नीचे गया था, गिर गया था, तो उसमें भूप सिंह के माता पिता दब के मर गए थे, और उनके जो खेत थे वो भी दब गए थे, और जो पशु थे वो भी दब के मर गए थे। यानी एक हिसाब से क्या था, पूरी बहुत बड़ी मुश्किल उसके सामने खड़ी हो गई थी। तो चूंकि वहाँ पे अब जो खेत थे वो नहीं आ सकते थे वापस, इसलिए उसने उस जगह को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पे उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, उस जगह को छोड़ करके वो ऊपर पहाड़ के ऊपर आ गया कि मुझे इस पहाड़ पे ही विजय पानी है। वो गिद्ध वाली कहानी थी ना कि गिद्ध के ऊपर चिड़िया बैठ जाती है, तो वो कहता कि इस पहाड़ ने हमारा नाश कर दिया, मैं इस पहाड़ के ऊपर बैठूंगा जाकर के। तो वहां जाकर के उसने अपनी मेहनत से उस इलाके को पूरा समतल किया, अच्छे खेत बनाए, और खेत बनाने के बाद में पानी वानी की व्यवस्था उन्होंने झरने से की, और शैला के साथ उसने इस बीच में विवाह कर लिया। तो शैला ने भी खूब मिलकर खूब परिश्रम किया, और वहां अपने जीवन की एक नई शुरुआत की थी। तो ये बच्चों प्रश्न संख्या 6 की विवेचना हो गई है। और प्रश्न संख्या 7 है, सैलानी, सैलानी मतलब टूरिस्ट। शेखर और रूप सिंह दो सैलानी आए थे, टूरिस्ट आए थे, घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? तो ये विचारात्मक प्रश्न है कि जब किसी बच्चे को आप मजदूरी करते हुए देखते हैं, मेहनत करते हुए देखते हैं, कि आपके मन में नहीं आता कि आप कम से कम उसके जीवन को उन्नत करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसके रोजगार के बारे में विचार करें, और उसको हर संभव सहायता दें, जिससे कि वो कम से कम उस बदतर जीवन से बाहर निकलें। तो ये विचारात्मक एक प्रश्न है, इस पे आप एक फीचर लिख सकते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं बाल मजदूरी वाले जीवन को देख करके। प्रश्न संख्या 8 है, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो भूप दादा हालांकि ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, उम्र दराज हैं, साथ ही साथ उनके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उन्होंने उनको पूरी तरह से तोड़ दिया है। माँ बाप का मर जाना, अपने खेतों का दब जाना, जानवरों का दब जाना, उसके बाद शैला का मर जाना, और उसके बाद बेटे महीप के द्वारा उसको छोड़ के चले जाना। तो इन सारी जो घटनाएं घटी उसके साथ में, इन सारी घटनाओं के बावजूद उसका दम जो है वो उस पहाड़ को छोड़ने के लिए नहीं करता। छोटा भाई रूप सिंह उसको कहता है कि क्यों खाम खाने पहाड़ों में रहना, इन्होंने तुमको दिया ही क्या है, आओ मेरे साथ मसूरी चलो, वहाँ हमारे पास सरकारी क्वार्टर है, वहाँ मिलजुल के रहेंगे, और अच्छा हमें पेमेंट मिलता, उस पेमेंट में गुजारा भी हो जाएगा। तब भी उसका चरित्र नहीं डिगता, और वह छोड़ के जाने को तैयार नहीं है उस जगह को, और बहुत ताकतवर है, और कहता है कि मेरे में अभी बहुत हिम्मत शेष है, मैं चिड़िया की तरह गिद्ध की पीठ पे आ बैठा हूँ, यहाँ से मैं नीचे नहीं जाऊँगा। तो बहुत सारे प्रसंग इसमें आते हैं जो हमें उनके चरित्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि वो साहसी है, और वो हिम्मत नहीं हारता, और हर तरह की परिस्थिति का मुकाबला करने की उसमें सामर्थ्य है, इत्यादि बातें। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, और वीडियो का समय पूरा होने वाला है, इसलिए थोड़ा इसको जल्दी विवेचना में ले लेते हैं। इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो स्त्री की छवि के लिए आपको शैला और उसके बाद में जो भूप सिंह की दूसरी पत्नी है उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि दो ही स्त्रियों का इसमें मुख्यतः जिक्र आया है, और साथ में कुछ स्त्रियां आई हैं जो उसकी बातों पे हंसती हैं जब वो कुछ कहता है रूप सिंह। तो कुछ स्त्रियां वहाँ पे वो हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे खाली शैला को आप फोकस कर सकते हैं और उसकी दूसरी पत्नी को। तो शैला आप जानते हैं उनकी भूप सिंह की पहली पत्नी थी। तो पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति क्या छवि बनती है आपकी कि वो बिल्कुल स्वच्छंद होती हैं, उनको घूमने फिरने का पूरा अधिकार है, उन पे किसी तरह का बंधन नहीं होता। जैसे शैला अपने पशुओं को चराने के लिए जाती थी, तो साथ में रूप सिंह और भूप सिंह भी अपने पशुओं को चराने जाते थे, तो उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था समाज का कि भाई आप लड़कों के साथ में क्यों घूम रही हो। तो समाज एक हिसाब से क्या था, खुले विचारों का था। फिर उसके बाद में वो अपने ही गांव से अपनी पत्नी को लेके गया, शैला को लेके गया। ऐसा प्राय नहीं देखा जाता कि गांव में ही शादी हो जाती है। दूसरी बात यह थी कि उसने फिर
एक स्त्री जब उसकी प्रेग्नेंट थी और उसको लगता है कि काम ज़्यादा है तो वो दूसरी ले आ। ठीक है, तो ये बात